हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयोग हम पढ़ रहे थे। आयोग में हमने दो आयोगों को पढ़ लिया था, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। दोस्तों, निर्वाचन आयोग तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन दोस्तों 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। इस चक्कर में हम ईवीएम और वीवीपैट को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन होने वाला तो किसी न किसी एग्जाम में ईवीएम और वीवीपैट के बारे में पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आयोग के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बात किया जाए कि जो ईवीएम है इसका सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, तो 1982 में केरल के परूर विधानसभा के क्षेत्र में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ। लेकिन यह कब पूरी तरह से लागू हो गया, तो 2009 में आम चुनाव और विधानसभा के चुनाव हुए। इस समय वह पूरी तरह से ईवीएम हर जगह लागू हो गए। बात किया जाए वीवीपैट क्या होता है, दोस्तों वीवीपैट आप 2019 के इलेक्शन जब हुए थे लोकसभा के, दोस्तों विधानसभा के, तो उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि आप जब वोट दे रहे होंगे तो बगल में एक मशीन रहती थी जो 7-8 सेकंड की रुकती थी। और जब आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उस उम्मीदवार का सिंबल और नाम लिखकर आ जाता था। उसी मशीन को वीवीपैट मशीन कहते हैं। वीवीपैट मशीन, उसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। बात की जाए, यह वोट के सत्यता की जांच हेतु प्रयोग किया जाता है और यह 7 से 8 सेकंड के लिए होता है। मतलब आपने जब वोट का चिन्ह यदि फिंगर प्रेस कर दिया तो उसके 7 या 8 सेकंड तक यह डिस्प्ले पर शो होगा कि आपने इस उम्मीदवार को चिन्हित किया है। बात की जाए सबसे पहले प्रयोग 2013 में हुआ था। नागालैंड के अंतर्गत नौकसेन विधानसभा का चुनाव हुआ था नागालैंड में, उसके उपचुनाव में इसका प्रयोग सबसे पहले हुआ। बात की जाए 2019 में संपूर्ण तरह से लागू हो गया। लोकसभा में 543 सीटों पर जो चुनाव हुए थे। क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवारों की सूची जारी होती है। मतलब ईवीएम मशीन में जो सूची होती है पर उम्मीदवार का सूची लिखा रहता है, तो यह सूची कितने उम्मीदवारों की सूची होती है। दोस्तों आंसर याद रखिएगा, 64 उम्मीदवारों की सूची होती है। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि यदि 64 से ऊपर यदि उम्मीदवार हो जाएं तो क्या यह सूची में दिखाएगा, तो नहीं दिखाएगा दोस्तों। और उस समय यदि 64 से अधिक उम्मीदवार हो जाते हैं तो उस समय ईवीएम मशीन से आपका चुनाव नहीं होगा, उस समय आपका ऑफलाइन एक तरह से कह सकते हैं चुनाव होगा, बूथ माध्यम से। नेक्स्ट अपना आयोग देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट आयोग पढ़ते हैं दोस्तों, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों ये एक संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका उल्लेख आर्टिकल 315 में किया गया है। पहले इसका इतिहास देख लेते हैं दोस्तों। लोक सेवा आयोग का मतलब किस अधिनियम से उत्पत्ति हुई, तो दोस्तों यह 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया है, जिसे हम मांटेंगी-चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पीएससी की स्थापना के लिए एक सिफारिश आती है। उस सिफारिश से ली आयोग बनाया जाता है और ली आयोग के द्वारा 1926 में लोक सेवा आयोग का निर्माण होता है। और उस समय जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो सर रॉस बर्कर बनते हैं। लोकसभा आयोग की बात किया तो इसका उल्लेख भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों जो लोक सेवा आयोग है, इसका जो हेडक्वार्टर की बात किया जाए, लोकसभा आयोग का उल्लेख आर्टिकल 315 में किया गया है और इसका हेडक्वार्टर धौलपुर हाउस दिल्ली में है। आर्टिकल 315 क्लॉज ए की बात की जाए, इसमें राज्य लोक सेवा आयोग की बात किया गया है। स्टेट पीएससी, यूपीएससी किसके लिए, केंद्र के लिए है, और स्टेट पीएससी राज्य के लिए है। इनको हम कम से देख लेते हैं। एक तरफ है यूपीएससी है, दूसरी तरफ स्टेट पीएससी। बात की जाए यूपीएससी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 316 से, और यही आर्टिकल 316 से ही स्टेट पीएससी की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। बात की जाए यूपीएससी को हटाने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है, और स्टेट पीएससी को भी हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। कार्यकाल की बात की जाए, यूपीएससी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है।
लेकिन स्टेट पीएससी का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। बात की जाए कि यूपीएससी क्या काम करता है, तो यह केवल एग्जाम कराता है, कोई नौकरी नहीं देता है। सेम काम स्टेट पीएससी का होता है, यह केवल एग्जाम कंडक्ट कराता है, नौकरी देना इसका काम नहीं है। बात करिए दोस्तों, नोट है कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हम बता चुके हैं सर रॉस बर्कर थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर मनोज सोनी। अधिकतम सदस्य इसमें कितने हैं, तो 1+10, एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। बात की जाए दोस्तों, सिविल सेवा के जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों एक कथन है कि भारत का इस्पाती ढांचा किसने कहा था, जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया या भारत का इस्पाती ढांचा किसने कहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को कहा है। इसलिए हम 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिविल सर्विस। बात की जाए सिविल सर्विस, तो सिविल सर्विस का उल्लेख आर्टिकल 312 में है, जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विस है। इसके 3 पोस्ट हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। बात की जाए जो केंद्र में सिविल सेवा होता है दोस्तों, उसका सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो सर्वोच्च पद होता है कैबिनेट सचिव। केंद्र में सिविल सेवा का सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव होता है। वर्तमान में बात की जाए कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा है। राज्य में बात की जाए कि राज्य में जो सिविल सेवा का सर्वोच्च पद है, उस सर्वोच्च पद का मुख्य कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है। बात की जाए दोस्तों यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष की, जो 1947 में बने थे, एच.एन. कृपलानी। और पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो सर रॉस बर्कर थे, लेकिन पहले भारतीय अध्यक्ष की बात किया जाए तो एच.एन. कृपलानी जी हैं। देख सकते हैं दोस्तों एनसीएससी और एनसीएसटी, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338 में किया गया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग, इसका उल्लेख आर्टिकल 338A में किया गया है। हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, जहाँ भी कैपिटल ए या क ख ग आता है संविधान के अंतर्गत, इसका मतलब यह जो अनुच्छेद है यह किसी न किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत आया है। तो आर्टिकल 338 से 89वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत आया है और यह लागू 2004 में हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, इसकी संरचना क्या है, तो 1+1+3 है, मतलब एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। सेम संरचना दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए है, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। एनसीएससी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है और सेम एनसीएसटी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन कार्यकाल दोस्तों दोनों का सेम होता है 3 वर्ष के लिए। इनके वर्तमान एनसीएससी के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो विजय सांपला है और एनसीएसटी के अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष चौहान है। दोस्तों ये सभी याद करने वाली चीजें, इसमें कुछ समझाने रखा है नहीं कि जब समझाएं, तो याद कर लीजिएगा। अंतर्राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। बात की इंटर स्टेट काउंसिल जो है यह किस सिफारिश पर आया, तो सरकारी या आयोग की सिफारिश पर आया और इसकी स्थापना होती है। आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख है, इसलिए यह संवैधानिक आयोग है। दोस्तों अंतर्राज्य परिषद का काम क्या है, तो अंतर्राज्य परिषद का काम है कि किसी भी राज्य, किन्हीं भी 2 राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद की स्थिति को निपटारा करना अंतर्राज्य परिषद के अंतर्गत आता है। लेकिन पहले से ही आर्टिकल 262 में कहा गया है कि यदि नदी संबंधी कोई विवाद होता है तो उसके लिए प्राधिकरण आर्टिकल 262 में है। बात की जाए दोस्तों जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। दोस्तों पीएम से याद रखिए कि बात की जाए दोस्तों कि कौन से वे संवैधानिक आयोग है जिनके अध्यक्ष पीएम है, तो दोस्तों संवैधानिक आयोग की बात किया जाए तो सीएसआईआर और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, पीएम है। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थायी समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तो गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल। बात की जाए दोस्तों जीएसटी काउंसिल जो 101वें संविधान संशोधन से आया और यह 1 जुलाई 2017 को रात 12 बजे से लागू होता है। बात की जाए जो 101 संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल आते हैं,
आर्टिकल 246 ए और आर्टिकल 279 ए। आर्टिकल 246 ए में कहा गया है कि जीएसटी समवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी जो है विजय केलकर की समिति से आया। जो आर्टिकल 279 ए है दोस्तों, यह जीएसटी परिषद का इसमें उल्लेख किया गया है। और बात किया जाए कि इसमें जीएसटी की दर कितनी होती है, तो जीएसटी की दर आप ध्यान रखिएगा 5 दरें होती हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। बात किया जीएसटी के अध्यक्ष कौन है, तो वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बात किया जाए कि जो जीएसटी है दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में लागू होती है, तो असम में पूर्ण रूप से लागू होती है। एक नोट है दोस्तों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट नोट है कि यदि कोई भी समिति बन रही है और उस समिति में यदि प्रधानमंत्री हैं तो वह समिति जो भी होगी उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो पूर्ण रूप से पीएम ही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम देखिए, अब तक हम पढ़ रहे थे संवैधानिक आयोग, मतलब इन जो भी हम पढ़े हैं इनका उल्लेख किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों गैर संवैधानिक आयोग। इनका उल्लेख कहीं भी किसी भी संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है। यह एक संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर इनको लागू किया गया है, जिसमें अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना दोस्तों रंगनाथ आयोग की सिफारिश पर होती है और यह 1993 के अधिनियम के अंतर्गत होती है। दोस्तों यह अधिनियम के अंतर्गत होती है, इसलिए यह वैधानिक आयोग है और इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को होता है। बात किया जाए एनएचआरसी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति करता है। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे नियुक्ति की। एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और यह एक समिति के सिफारिश पर करता है और यह समिति, इस समिति में 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो एक पीएम होगा, एक गृह मंत्री होगा और लोकसभा से 2 होंगे, एक तो लोकसभा का स्पीकर और दूसरा विपक्ष का नेता। राज्यसभा से भी 2 होंगे दोस्तों, उपसभापति राज्यसभा का और विपक्ष का नेता। तो हम पिछले नोट में बताए हैं कि जहां भी पीएम किसी समिति में उपस्थित हो जाए उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो पीएम होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो एनएचआरसी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास दीवानी शक्ति होती है। दीवानी शक्ति का मतलब दोस्तों यह किसी को भी बुलावा भेज सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके पास दंड या सजा देने की शक्ति नहीं है। दंड या सजा देने की शक्ति नहीं होने के कारण पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं एच.एल. दंतु जी, इन्होंने कहा है कि जो एनएचआरसी है ये दंतहीन बाघ है। मतलब यह ऐसा बाघ है जिसके पास दांत नहीं है, अर्थात वो शिकार नहीं कर पाएगा। मतलब इस आयोग के पास दंड या सजा की शक्ति नहीं है। इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो ध्येय वाक्य है दोस्तों इसका सर्वे भवन्ति सुखिनः। इसको कौन हटाएंगे दोस्तों, तो इसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। हम पढ़ रहे थे दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी। अब हम पढ़ेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। मतलब वो तो हम केंद्र को पढ़ रहे थे, अब स्टेट को देख लेते हैं। स्टेट में अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाने की पावर राष्ट्रपति को ही होगी। दोस्तों इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक संशोधन आया है 2019 में। उस संशोधन में क्या है, उस संशोधन में कहा गया है कि जो पहले जो एनएचआरसी के मुख्य न्यायाधीश जो एनएचआरसी के अध्यक्ष होते थे, इनका जो हेड होता था वो केवल सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता था। लेकिन अब 2019 के संशोधन से इसका जो हेड होगा वो सुप्रीम कोर्ट का या तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा या न्यायाधीश, दोनों में से कोई एक हो सकता है। दोस्तों इसके कार्यकाल की बात किया जाए तो कार्यकाल में भी संशोधन हुआ है। पहले जो इसका कार्यकाल था 5 वर्ष या 70 वर्ष था, लेकिन अब वर्तमान में 3 साल या 70 वर्ष है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एनएचआरसी के फर्स्ट अध्यक्ष की बात किया है। दोस्तों एनएचआरसी जो है वो रंगनाथ के सिफारिश पर स्थापना होती है, इसलिए इनके नाम पर ही, मतलब इन्हीं को ही रंगनाथ मिश्र फर्स्ट अध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान अध्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों तो अरुण कुमार मिश्र हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, इसकी स्थापना की बात किया जाए तो संतानम समिति की सिफारिश पर होती है 1964 में। और दोस्तों
जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है यह 2003 के अधिनियम आता है, उस अधिनियम के अनुसार यह वैधानिक आयोग बनता है। इसकी संरचना की बात की जाए तो 1+2 का संरचना है। 1 मतलब एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा और 2 सतर्कता आयुक्त होंगे। बात किया जाए दोस्तों इसकी अपॉइंटमेंट की, इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है एक समिति के रूप में, एक समिति की सिफारिश पर। इस समिति में 3 सदस्य हैं। पहले पीएम है, लोकसभा का विपक्ष है और गृह मंत्री है। पहले ही बताया दोस्तों, जिस समिति में पीएम होगा वह उसका अध्यक्ष होने वाला है। बात किया जाए पहले सतर्कता आयुक्त कौन थे, तो एन श्रीनिवासन थे। वर्तमान में बात किया जाए कि वर्तमान में सतर्कता आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कार्यकाल की बात किया जाए कि सीबीसी का कार्यकाल कितना है, तो 4 वर्ष या 65 वर्ष। इसका काम क्या है दोस्तों, तो इसका काम है कि सिविल सेवा में यदि कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको रोकना इसका काम है। अब पढ़ते हैं दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दोस्तों यह जो है 2005 का सूचना का अधिकार है, मतलब ये आरटीआई एक्ट है। ये इसका गठन जो है 12 अक्टूबर 2005 को होता है और इसकी संरचना 1+10 की होती है, मतलब एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। बात किया जाए दोस्तों नियुक्ति की, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और एक किसकी सिफारिश पर, एक समिति बैठती है। उस समिति में 3 मेंबर होते हैं, एक पीएम, दूसरा लोकसभा का विपक्ष और तीसरा कैबिनेट मंत्री। इस जो समिति बताई गई है दोस्तों जिसमें 3 सदस्य हैं, ठीक यही 3 सदस्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त चुनने के लिए भी थे। बात किया जाए दोस्तों भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो वजाहत अबीबुल्ला जी थे। वर्तमान में बात किया जाए कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन सिन्हा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है सीबीआई को भी देख लीजिए। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। बात की जाए जो सीबीआई है इसको पावर किस अधिनियम से प्राप्त होती है, तो यह दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम से प्राप्त होती है और इसकी स्थापना 1946 के एक्ट से होती है। बात की जाए जो सीबीआई है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1963 में होती है। फर्स्ट निर्देशक कौन थे, तो डीपी कोहली थे। वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में प्रवीण सूद हैं। मंत्रालय सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो सीबीआई आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। कार्यकाल की बात किया है दोस्तों, तो कार्यकाल के अंतर्गत संशोधन हुआ है। पहले जो इसका कार्यकाल सीबीआई का था वो 2 वर्ष के लिए था, लेकिन अब जो हाल ही में जुलाई 2023 में जो सीबीआई का कार्यकाल है, सुप्रीम कोर्ट एक संशोधन करता है और कहता है कि जो सीबीआई का कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए भी हो सकता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है दोस्तों यह 1990 के अधिनियम से है, इसलिए वैधानिक आयोग है। और स्थापना की बात की जाए 1992 में होता है। फर्स्ट अध्यक्ष जयंती पटनायक हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। इसकी स्थापना 1992 के अधिनियम से होती है और स्थापना 1993 में होती है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो इकबाल सिंह लाल पूरा है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग को हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, यह न तो संवैधानिक आयोग है और न ही वैधानिक आयोग है। यह दोस्तों जो नीति आयोग है यह एक आदेश से आया हुआ है, यह न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया। बात किया जाए कि जो पहले योजना आयोग था उसी के स्थान पर अब नीति आयोग हो गया है। बात किया जाए जो योजना आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1950 में होती है। योजना आयोग का काम क्या था, तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना है। और जो नीति आयोग है वह 1 जनवरी 2015 को आदेश से नीति आयोग की स्थापना होती है। नीति आयोग का काम क्या होता है, तो थिंक टैंक, इसका केवल सोचना काम है, ये केवल सोचती रहती है। बात क्या है दोस्तों, जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष पीएम है। उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो सुमन बेरी हैं। पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन थे दोस्तों, तो अरविंद पनगड़िया थे। जो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों वो कैबिनेट मंत्री होता है। दोस्तों आप इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।
आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, शेयर कीजिए। बात किया जाए दोस्तों, जो नीति आयोग है उसके सीईओ के कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो बी आर सुब्रमण्यम है, एक नए बने हैं, नवीनतम बने हैं। फर्स्ट सीईओ कौन थे? तो सिंधु खुल्लर थे। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है दोस्तों सीईओ, वह सचिव रैंक का अधिकारी होता है। बात किया जाए दोस्तों, जो नीति आयोग है उसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं। कौन कौन से? तो वीके पॉल, वीके सारस्वत, रमेश चंद और अरविंद विरमानी। दोस्तों क्वेश्चन है कि जो नीति आयोग है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो नीति आयोग सहकारी संघवाद पर काम करता है। सहकारी संघवाद का मतलब दोस्तों कि कोई भी नीति यदि निर्माण होता है, कोई भी नीति यदि बनती है तो उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, मतलब दोनों की भागीदारी होगी। दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने एक योजना बनाया, कौन सी योजना थी? तो योजना है AIM अर्थात अटल नवाचार मिशन की शुरुआत किसने की है? तो नीति आयोग ने की है। दोस्तों आज सभी दोस्तों आयोग यहीं तक था, पूरे आयोग को हमने पढ़ लिया है। जो भी आयोग अन्य बच्चे होंगे अगली क्लास में हो जाएंगे, जैसे OBC से रिलेटेड है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।